बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रिपोर्टर्स कॉर्नर के साथ मैं हूं कैसर खान थनौली और रिपोर्टर्स कॉर्नर नेशनल प्रेस क्लब से लेके एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और रिपोर्टर्स कॉर्नर के अंदर हम लोग बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल की, और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो सबके सामने हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि सियासत के हवाले से बात तो हो, लेकिन सियासतदान हमने जो बनाए हैं, जो हमने सियासी जमातें देखी हैं पाकिस्तान बनने से लेके अब तक, उन्होंने क्या सियासत में जो किरदार अदा करना था वो कर पाए हैं, वो सियासत को समझ भी पाए हैं कि नहीं, ये बहुत सारे सवालात मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैंने चाहा कि अब आज फिर हम लोग अपने हमारा जो जर्नलिस्ट पैनल होगा उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेस क्लब में ये प्रोग्राम करने का मकसद आपको मैं पहले भी बता चुका कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, यहाँ पर ख़बर आती है, ख़बर बनती है, यहीं से ख़बर जो है वो मुस्तनद ख़बर जो है वो जाती है। तो ये सबसे कहते हैं ना कि बेहतरीन जगह है जहाँ से हम लोग इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर सकते थे, और हमने कोशिश की कि हम लोग यहीं से करें। तो आज भी हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट का जो पैनल है उनसे बात कर सकेंगे मुल्क की सियासत, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अमन होगा। अमन की बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि अमन के साथ तमाम तर जो चीज़ें हैं आपके मुल्क की वो जुड़ी हुई हैं, बल्कि पूरी दुनिया की। हम लोग कहते हैं ना कि इस खित्ते में अमन होगा तो पूरी दुनिया में अमन होगा, इस मुल्क में अमन होगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। अमन के साथ सारी चीज़ें जुड़ी हैं, और अमन होगा तो बिज़नेस होगा, अमन होगा तो इस मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स हो सकेगी, अमन होगा तो इस मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी, हम लोग और आप लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अमन के ऊपर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कौन ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे अनासर हैं जो इस मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत-ए-हाल ख़राब करना चाहते हैं, हमें उसके ऊपर नज़र रखनी होगी। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, उनको तमाम तर चीज़ों का बेहतर पता है और वो अपने काम पर फोकस किए हुए हैं। लेकिन हमें भी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना है, अपने इर्द-गिर्द तमाम तर जो लोग हैं, जो सरगर्मी है उसके ऊपर नज़र रखना है, ताकि हम लोग किसी को, अपने कानून नाफिज करने वाले इदारे को अगर कोई ऐसी सरगर्मी देखते हैं या कोई ऐसे हालात देखते हैं, कुछ ऐसे मशकूक अशखास को हम लोग देखते हैं, तो हम लोग रिपोर्ट कर सकें। अपने पैनल का तारुफ कराऊंगा आपके साथ। अनवर रज़ा साहब मौजूद हैं, वंस अगेन प्रेसिडेंट हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का, आपको वेलकम करेंगे जी। और आमिर भट्ट साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर आपको भी वेलकम करेंगे। और जुल्फ़िकार शिगरी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से, आपको भी वेलकम करेंगे। अनवर रज़ा साहब, हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, मैंने बात की कि आज हम लोग सियासत डिस्कस करेंगे, लेकिन सियासतदानों को डिस्कस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पोलिटिकल पार्टीज़ को। मोहतरमा फ़ातिमा जनाज़ से हम लोग लेंगे इस सारे मामले को। उन्होंने भी अपोजिशन की और उन्होंने भी पॉलिटिक्स की। उस वक्त से पाकिस्तान बनने से लेके आज तक की हमारी सियासी जमातों के अंदर आप समझते हैं कि उनको सियासत की समझ आई है, या हमने कुछ सियासतदान बनाए हैं, या सियासतदानों को लगता है कि सिर्फ उन्होंने आया, टाइम पास किया, और जो पॉलिटिक्स के जो मकासद थे शायद उनके पास भी नहीं हो। बहुत शुक्रिया तनुल साहब। सियासत को अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पैगम्बराना पेशा, इसी को भी कह लें, क्योंकि आपने लोगों की खिदमत करनी होती है। एक्चुअली जो इसका थीम है और जो इसका मकासद हैं वो अनफॉर्चुनेटली सियासतदान उसको मीट नहीं कर सके। आपने मोहतरमा फ़ातिमा जना की बात की, देखिए कि सिर्फ वो कायद-ए-आज़म की बहन थी, और इंतखाबात में जो उनके साथ हुआ, जो इस कौम ने उनके साथ किया, जो हमारे लोगों ने, सियासतदानों ने उनके साथ किया, वो भी सबके सामने है। तारीख़ बड़ी सख्त है, लेकिन उसको आप मस्क नहीं कर सकते। तारीख़ कहीं ना कहीं ख़ुद को दोहराती है और याद भी रखती है, और वही कौमें आगे बढ़ती हैं कि जो तारीख़ से सबक सीखती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने तारीख़ से सबक नहीं सीखा। अनवर साहब, आपने कहा कि हमारे सियासतदानों ने माजी से कुछ सीखा नहीं। मैं ये समझता हूँ कि माजी से कुछ सीखने के साथ साथ सियासत में भी हम अपने आप को मैच्योर नहीं कर सके, या जो सियासत करनी चाहिए थी, या जो सियासी जमातों का रोल होना चाहिए था, वैसा नहीं हो सका। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कसूरवार मैं सियासतदानों को खुद गर्दानता हूँ। क्योंकि देखिए, आपने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना है, आपने अदम बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग़ देना है। वो यहाँ पर नहीं हमने देखने में आया कि कोई भी सियासी जमात किसी भी कोई अच्छा काम करती है मुल्क के लिए, तो उसे अप्रिशिएट करने के बजाय दूसरी सियासी जो जमातें हैं वो उसकी टांगें खींचते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको लेट डाउन करें। वो मुल्क का नुकसान भी हो रहा होता है तो वो मुल्क का नुकसान ज़रूर करते हैं। ये ओवरऑल तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ में ऐसा ही है। कोई भी इक़्तिदार में होगा तो अपोजिशन कोशिश करेगी कि इसके जब हम इक़्तिदार में हैं तो इसके अच्छे कामों को वहाँ पर बंद करें, उस पॉलिसीज़ को रोक दें। उसका अल्टीमेटली नुकसान जो है आपके मुल्क को होता है। और जो सियासी अमन की मैंने बात की थी वो सियासतदानों ने लाना है। देखिए, अब मुल्क के जो कौमी इशूज़ हैं वो अगर अदालतों में जाके हल होने हैं या एस्टेब्लिशमेंट के पास जाना पड़ेगा, तो मुझे बताइए फिर इन सियासतदानों के लिए खुद एक गाली बन जाएगी। सियासत माजरत के साथ एक गाली बनती जा रही है, क्योंकि लोगों को पता है कि जब पॉलिटिशियन इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट में हमारे लिए कानून साजी लेजिस्लेशन कर लेके लिए आता है, लेकिन लेजिस्लेशन करने की बजाय वहाँ पर वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को वॉच करता है, वो अपने हल्के के कामों को इग्नोर करता है, वो अपने वोटर्स को इग्नोर करता है।
जिसकी वजह से जो हल्के के लोग हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं। इसी तरह ओवरऑल मुल्क में ये सिचुएशन चल रही होती है, तरक्याती काम आपने देखा नहीं होते हैं, लोगों के काम नहीं होते हैं, लड़ाइयों में पड़े रहते हैं लोग, सियासतदान इस्लामाबाद में आके अपने हल्के के अनवर लोगों रज़ा को साहब, भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कल एक फैसला आया जिसके अंदर इस्लामाबाद के अंदर लोकल बॉडीज़ के जो इंतखाबात 31 दिसंबर को होने थे वो मुलतवी हो गए। 27 को मैंने एक प्रोग्राम, मैं एक लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम करता हूँ, पब्लिक फोरम, जिसके अंदर मैंने ये बात की और मुझे उसमें हम लोग पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। मुझे एक कॉलर ने फ़ोन करके कहा, उसने कहा जी कि मुझे ये बताएं कि अगर ये इंतखाबात हो जाते हैं तब क्या फ़ायदा होगा और इससे पहले इंतखाबात से हमें क्या फ़ायदा पहुँचा। तो मेरे जहन में ये सवाल उठा कि लोग ये चीज़ सोचना शुरू हो गए हैं, लोग ये चीज़ सोचते हैं कि इन सियासी जमातों से इस वोट करवाने से, इस तरह से मुंतखब करने से नुमाइंदों को हासिल क्या होता है। तो मेरा सवाल ये लेके फिर मैं इधर इसलिए नेशनल प्रेस क्लब में आया आज के इस प्रोग्राम में कि हमारी सियासी जमातों ने सीखा क्या, या हमारी सियासी जमातों ने, हमारे सियासी लीडरान ने अवाम को इस नहज पे क्यों पहुँचा दिया कि अब लोग सोचते हैं कि यार इस सिस्टम से हमें क्या मिलेगा, ये सिस्टम क्यों है। देखिए तनवीर साहब, जहाँ सियासतदानों का कसूर है ना, वहाँ पर हमारे वोटर्स का भी कसूर है कि जब वो वोट अपने वोट के ज़रिए किसी भी अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, उस वक्त उन्हें यह ख्याल रखना चाहिए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं कि वो हमारे साथ लॉयल भी है, अपने हल्के के काम भी करेगा, डेवलपमेंट वर्क्स भी करेगा कि नहीं करेगा। हमारे यहाँ सियासतदानों ने क्या किया है, उन्होंने थाना कल्चर को फ़रोग दिया है कि जो आपके थाने कचहरी के काम करेगा वोट उसे देंगे। किसी पढ़े लिखे आदमी, PhD शख्स को तो आम आदमी, मेरे पास, आपके पास चॉइस नहीं है। हमारे पास चॉइस वही है, वही सियासी जमातें, वही लोग हैं। चॉइस नहीं दी गई, हमारे पास चॉइस है नहीं है। मेरे जैसा आम आदमी या आम लोग जो हैं वो किसी और तरफ देखना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि हम लोग इस सियासी जो निज़ाम चला आ रहा है, जो सियासी पार्टियाँ चली आ रही हैं, इनसे हट के किसी और तरफ जाएँ, लेकिन चॉइस बहुत कम है। हमारे पास काम करने के लिए, मुंतखब करने के लिए लोग नहीं हैं। देखिए जनरल साहब, अब जो पिछले 5 बरस गुजरे हैं उसमें शायद कुछ तब्दीली आई है और लोगों ने नए लोगों को मुंतखब भी किया है, और वो नए लोग जो आए हैं उन्होंने कुछ परफॉर्म भी किया है। देखिए, जब आप पढ़े लिखे मिसाल के तौर पर, जब मैं मिसाल देता हूँ आपको, माजी की जो गवर्नमेंट थी उसमें नए लोग, नए चेहरे सामने आए हैं। अच्छा, उन्होंने अपनी जमात के लिए के साथ तो बहुत लॉयल रहे हैं, शायद कुछ उनमें से, ओवर सारे नहीं, कुछ लोगों ने अपने हलकों के लिए काम भी किया है और काम भी किया, पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन वो तब्दीली नज़र आई है। फिर उन्होंने लोगों में शऊर बेदार किया है। देखिए, जब लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता होगा और ये पता होगा कि मुझे सियासतदान के पीछे घूमने के बजाय, FIR दर्ज करवानी, ये करने के बजाय मुझे अपने बच्चों को इनसे नौकरियां का लालच लेकर वोट देने के बजाय मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मुझे उसे CSS करवाना चाहिए, मुझे उसे फ़ौज में भेजना चाहिए, मुझे उसे जर्नलिज्म में भेजना चाहिए, मुझे उसे मल्टीनेशनल कंपनी में भेजना चाहिए। अब सोच की तब्दीली की ज़रूरत है। तो जो इलेक्टेबल्स आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो डेफिनेटली सोच में तब्दीली आएगी। इस सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है कि हमारे लिए शायद ये मसीहा हमारे सियासतदान हैं, उन्होंने कुछ नहीं करना, हमने अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और खुद से कुछ करना है। ये बहुत अच्छी बात की। आमिर भट्ट साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा। ये सोचना छोड़ दें कि हमारा मसीहा, हमारे लिए सब कुछ सियासतदानों ने करना है या हुकूमत ने करना है, हम खुद क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो आपने अभी गुफ्तगू की है इससे पहले, और जो आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जिक्र किया है, इसमें किसी एक फ्रीक को मेरी नज़र में आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते। मैं तो किसी एक फ्रीक को नहीं ठहरा सकते। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो खराबियाँ और पाकिस्तान के सारे सिस्टम के अंदर जो खराबियाँ हैं, वो किसी एक बंदे की, एक पार्टी की या किसी एक ग्रोह की वजह से नहीं है। सब ने अपना अपना रोल इसमें अदा किया है और जितना जितना किसी से अदा हो सकता था उसने किया है। पाकिस्तान की 74 साल तारीख में सारी सियासी जमातें की हुकूमत नहीं रही है। आप उसमें इस्टेब्लिशमेंट को और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के रोल को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शुरू किया ना मुहतरमा फातिमा जिन्ना से, तो उस टाइम भी आपको पता है मामलात क्या थे, कौन लोग थे? मैं यही तनवीर साहब कहना चाह रहा हूँ कि कायद-ए-आज़म की वफ़ात के फ़ौरन बाद साजिशें शुरू थी, बल्कि उनकी ज़िंदगी में जब लोग पता चला कि आखिरी दिन है तो इस साजिशें शुरू हो गई थी। और फिर हर कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने, कुछ पॉलिटिक्स ने और कुछ हम लोगों ने, हमारी आवाम का भी उतना ही उसमें कसूर है बराबर का। मैं समझता हूँ सब ने बराबर हिस्सा डाला। आवाम को जो लोगों को बताया ही नहीं गया कि डेमोक्रेसी क्या है, रियल जो रूह, उसकी हकीकी रूह है ना, वो लोगों को समझाई ही नहीं गई कि ये जमहूरियत क्या से किसको है। हमारे लोग सिर्फ ये समझते हैं कि जी कौमी असम्बली में हम जिस बंदे को मुंतखब करके भेज रहे हैं उसका काम सड़कें बनाना, उसका काम मसाइल का हल करना है, मसाइल का हल करना। हालांकि ये काम जो है ये म्यूनसिपल लेवल के हैं, ये काउंसलर लेवल के काम हैं, वो उनको हल करने हैं। आपने नेशनल लेवल पे जाकर पॉलिसीज़ बनानी है, आपने नेशनल लेवल पे जाके इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से। मेरा पहला बुनियादी सवाल यही था भट्ट साहब
कि हमारे सियासतदान सियासत समझ सके, वो सियासी तौर पे इतने मैच्योर हो सके इन 75 सालों में कि अभी भी वहीं पर खड़े हैं जहाँ से शुरू हुए थे। नहीं मैच्योर हुआ ही नहीं है, अभी भी नहीं मैच्योर हुआ। मेरा ख्याल में अभी भी मैच्योर नहीं हुए। ये जो आपको डेवलपमेंट नज़र आती है, ये जो शऊर नज़र आता है ना, ये सियासतदानों की वजह से नहीं है, ये सियासी जमातों की वजह से नहीं है, यहाँ ये जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से नहीं है। ये शऊर जो पब्लिक को दिया ना, ये मीडिया ने दिया। मीडिया इतना एक्सपेंड कर गया है कि हर बंदे की अप्रोच में चीज़ें आ गई हैं, अब वो खुद सोचना समझना शुरू कर गया है। बदकिस्मती की बात ये है कि हमारे पास, जैसे आपने कहा ना, चॉइस नहीं है। यहाँ पाकिस्तान की बदकिस्मती है। एक पॉलिटिकल हल्के में मैं ऐसे भी जानता हूँ जहाँ पर एक टोटली अनपढ़ शख्स का एक बैरिस्टर के साथ मुकाबला था, 12 लाख के साथ मुकाबला था, और वो 12 लाख वो सीट हार गए, मुझे पता है। आपको पता है, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ। और पाकिस्तान की तारीख में ये भी हुआ कि फेडरल लेवल का मिनिस्टर वो कहता था, जब वो असम्बली में खड़े होकर कहता था कि ज़राअत की तो तरक्की कर सकती है, जो तो पानी जो देसा बिजली कर ली, खालिस पानी किसानों को या ज़मीनों को नहीं मिलता तो ज़राअत कैसे तरक्की कर सकती। यहाँ ये हालात रहे हैं, लेकिन इसका कसूरवार सिर्फ सियासी जमातें नहीं हैं, इसकी कसूरवार पब्लिक भी हैं। पब्लिक ने अच्छे लोगों को सिलेक्ट करना छोड़ दिया है। लोग आज भी थाने कचहरी की सियासत को, जिसके साथ 4 गनमैन जा रहे होते हैं, बड़ी गाड़ी जा रही होती है, उसको प्रेफर करते हैं। फूफा और फूफा को मतलब शोशा के चक्कर में रहते हैं कि जी वो ऐसे किसी बंदे को सिलेक्ट नहीं करते जो पढ़ा लिखा हो, जो बाशऊर हो, जो आपकी आवाज़ बनता हो। तो ये पब्लिक का भी उतना ही कसूर है जितना सियासी जमातों का है, या जितना एस्टेब्लिशमेंट का। जुल्फ़िकार शिकरी साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? और आपका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान एक खूबसूरत खित्ता है, खूबसूरत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सियासी तौर पे वहाँ पर पॉलिटिकल लोगों की जो मैच्योरिटी का लेवल है वो क्या है, आप उसको कैसे देखते हैं? शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। जैसे कि आमिर साहब ने और अनवर रज़ा साहब ने बताया, ये पॉलिटिकली देखिए, जो मेन जो नर्सरी होता था एक पॉलिटिक्स का, जो स्टूडेंट यूनियन से मतलब स्टार्ट होते थे, उसके बाद आपका जो है बल्दियाती निज़ाम की तरफ जाते थे। टोटली इसमें जो है ना अभी उस पर बैन लगा के जो है ना, जो यंग, जो असल पढ़े लिखे जो पॉलिटिशियंस जो जहाँ से बन के आने थे, उन चीज़ों के ऊपर अगर पाबंदी लगी है, तो अगर एस्टेब्लिशमेंट या जो उस वक़्त के मार्शल्ला के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके साथ इस वक्त के जो सियासतदान है वो भी बराबर के कसूरवार हैं। मैं तो पिछले 15-20 सालों में शिकरी साहब मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट लीडर को लीडर बन गया हो, पॉलिटिकल लीडर बन गया हो। हम लोग जब स्टूडेंट थे या हम लोग जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे तो वो कुछ और तरह का माहौल होता था, वहाँ से बड़ा आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। लेकिन पिछले 15-20 सालों में मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट लीडर को लीडर बनाओ, पॉलिटिकल लीडर बड़ा कोई फिगर सामने आया हो। उसकी सबसे बड़ी वजूहत भी ये है कि कहीं पे भी जो है स्टूडेंट्स को जो है वो अप फ्रंट ला के जो है वो पॉलिटिक्स करने की कभी भी पॉलिटिकल जमातों ने जो है ना उनको इनकरेज नहीं किए हैं, जिसकी वजह से जो है ना आज आप देख ले तो जैसे कि आमिर भाई ने कहा है कि एक बैरिस्टर के मुकाबले में जब एक अनपढ़ खड़ा होता है इलेक्शन में, और वो अपने पैसे के चमक दमक से और अपने जो है ना तोड़ ताड़ के और अपने बरादरियाँ मतलब मज़ाहिब सारे चीज़ें इन्वॉल्व करके, अब पाकिस्तान के अवाम का जो पॉलिटिकल जो शऊर का ये हाल है कि वो उस पढ़े लिखे को वोट देने के बजाय वो उस तोड़ ताड़ और वो पैसे के चमक वाले को वोट देते हैं। उसकी वजह से अभी आप देख लें, अगर वो पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी जो है ना वो ख़राबियाँ हो रही है, तो ये सिर्फ सियासतदानों को या जो है ना आपका इस्टेब्लिशमेंट, ये सिर्फ कसूरवार नहीं है, कसूरवार ज़्यादातर हम आवाम का भी है। तो हमें भी तो ऐसा बना दिया गया ना, हमारे पास, मैंने पहले कहा कि चॉइस नहीं है, दूसरी हमारे मौशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, ना कभी थे। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी कि मुश्किल दौर चल रहा है, बुरे हालात हैं और आने वाला वक्त जो है वो बड़ा सुनहरा होगा। अनवर रज़ा साहब, शिकरी साहब ने भी बात की, आमिर भट्ट साहब ने भी बात की, और मेरा थोड़ा सा इससे मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हम लोग जो आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो लीडर्स देख रहे हैं वो बिजनेसमैन देखते हैं। वो कहते हैं ना कि ये इम्पोर्टेड है, ये पैराशूटर है, एकदम से किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं या बाहर से उसने पैसे ऐसे कमाए हैं तो वो लाया है, तो उसने किसी भी पार्टी के साथ अपना इल्हाक कर लिया या किसी पार्टी के साथ वो जुड़ गया, तो उसको सेनेट में आना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, उसका कौमी असम्बली का टिकट लेकर इलेक्शन लड़ना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, और पैसे लगाना तो उसके लिए वैसे मुश्किल बात नहीं है। तो इस तरह से सियासी निज़ाम आगे बढ़ रहा है। तो ये निज़ाम पढ़े लिखे की जहाँ तक बात है, जरी बात, वो जो पैसा कमा के लाया वो पढ़ा लिखा होता है, उसके पास मामला तो होते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना देहात का आदमी जो वर्कर था, जो सियासी जमातों का जो वर्कर था, वो इग्नोर हो जाता है हर जमात से।
देखिए तनवीर साहब, जो हम अगर 70s की बात करें तो सियासी जो जमातें थी उसमें नज़रियाती लोग हुआ करते थे। उसी नज़रियात की बुनियाद पर मंशूर बना करता था और उस मंशूर को इम्प्लीमेंट करने के लिए वही लोग जिनको हम कहते हैं ज़ीरे कदावर शख्सियात हुआ करती थी। अब उसकी जगह पर जो बिजनेसमैन है, जागीरदार हैं, जो सनतकार है, सरमायादार पैसे वाला है। जी, उसने वो जगह ले ली सियासी जमातों में। जब एक शख्स 10 या 15 या 20-25 करोड़ रुपए दे के सेनेट का टिकट हासिल करेगा तो सबसे पहले वो स्टैंडिंग कमेटी का कोई बाई चॉइस चेयरमैन बनेगा। उस चेयरमैन बनने के बाद वो जो 25 करोड़ रुपया दिया होगा उसने, वो 25 करोड़ रुपया अपना रिकवर करेगा। उसके साथ साथ वो आपको, मुझे, इस माशरे में अपने दोस्तों को ओबलाइज करेगा, खुद ओबलाइज होगा। जब वो इस तरफ जाएगा तो फिर उसके नज़रियात और उसका मंशूर जो जमात का होगा वो इग्नोर होगा, जिसकी वजह से सियासी जमातें कमज़ोर होती चली जाएंगी। उस कमज़ोरी की वजह से उनकी आवाम में रूट्स नहीं रहेंगे। क्योंकि देखिए ना, अगर तो एक इलेक्टेबल्स आप लें वो बंदा जो नज़रियाती और जिसकी जड़ें आवाम में हों, तो फिर तो सियासी जमातें परवान भी चढ़ेंगी और उसमें वाकई हकीकी मायनों में कहेंगे कि ये जमहूरी जमातें हैं और जो जमहूरियत की रूह है वो इसमें पनप रही है। जब इस तरह के पैराशूटर्स आएंगे तो फिर वो आप कहें कि मैंने इसलिए जैसे तो आपसे जी कहा जी कि मुझे एक लाइव कॉलर फ़ोन करके कहता है प्रोग्राम के अंदर, लाइव प्रोग्राम के अंदर, वो कहता है जी कि सिस्टम में हमें क्या मिलेगा, ये सिस्टम में और कोई फिल्टर्ड कॉल्स नहीं होती, हम लोग ओपन लाइन करते हैं और कहीं से भी कोई कॉल कर सकता है। तो उन्होंने कहा जी कि हम तो इस सिस्टम में हमें वोट डाल दिए, इलेक्शन हो गए तो फिर क्या हो जाएगा। देखिए, सिस्टम हम लोग बनाते हैं ना, सिस्टम हम ही ने बनाना ना। मुझे ये बताइए कि चले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मोटरवे पे आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, हम 120 की स्पीड से ज़्यादा नहीं होते, अगर होते हैं तो हमें फ़ाइन पे करना पड़ता है सबको। उस वे आप देखिए कि हम सब बिल्कुल, चूँकि जुर्माना 700 पे करना पड़ता है, तो हम पैसे बचाने के लिए बिल्कुल लॉ ओबेइंग हो जाते हैं वहाँ पे। जैसे ही हम इस्लामाबाद टोल प्लाजा से नीचे उतरेंगे, आप और मैं, वही हम जो वहाँ पे लॉ ओबेइंग कर रहे होंगे, हम लॉ को तोड़ेंगे और खुशी महसूस कर रहे होंगे। पढ़े लिखे लोग हैं हम, हमारी मेंटलिटी ये है। आप देखिए ना, इसी तरह सियासी जमातों में नज़रियाती लोगों की जगह सरमायादारों ने ले लिया, पैसे वालों ने ले लिया। तो वो फिर आएंगे तो वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करेंगे। तनवीर साहब, जो 50 करोड़ 30 करोड़ खर्चेगा तो आप मुझे बताएं, उसको नज़रियात तो एक तरफ रखेगा ना, वो तो जो अपना इंटरेस्ट होगा उसको वॉच करेगा। अच्छा, फिर बदकिस्मती ये है कि हमारे जो सियासी जमातों की लीडरशिप है वो भी ऐसे लोगों को पसंद करती है। आप देख लें तमाम सियासी जमातों में उठाएगा, जो मेरे मामला चलाएगा, जो मेरी पार्टी को सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, मुझे क्यों बुरा लगेगा। आप पार्टी फंड में इतने पैसे दे दीजिए, आप दुनिया हर जमात के अंदर जो मर्जी काम हर जमात के अंदर देखें, जहांगीर तरीन साहब हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को कितने अच्छे लगते थे, बिल्कुल कितनी कुर्बतें थी, अलीम खान साहब से कितनी कुर्बतें थी। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देख लें, JUI में आजम खान स्वाति साहब जब JUI में थे तो मौलाना साहब को बहुत अच्छे लगते थे। साहब, अब हर शख्स को, ये वो लोग हैं जो पार्टी फंडिंग करते थे। देखना, हर शख्स को है कि मुझे एक प्राइम लोकेशन पर अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास पैसा हो, ये चीज़ें ना, तो ये चीज़ें पार्टियों में मौजूद हैं। अच्छा, पार्टी वाले अपने जो लीडरशिप है उसको फैसिलिटेट भी करते हैं, पार्टी में फंड्स भी देते हैं, उनके अखराजात है वो बर्दाश्त करते हैं। तो जब वो सारा कुछ करेंगे तो मुझे बताइए कि नज़रियात कहाँ गए और उनका पर्सनल इंटरेस्ट कहाँ गया। आमिर भट्ट साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस सिस्टम को और सिस्टम में बेहतरी लाने को मज़ीद कितना वक्त दरकार है, आएगी, कब आएगी, हमारी नस्लें इस सिस्टम में बेहतरी देख सकेंगी, ये आपसे मैं पूछूंगा। नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त हो जाता है, एक वक्फे का वक्फा लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर, नेशनल प्रेस क्लब, इस्लामाबाद से। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से हम लोग लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आमिर भट्ट साहब, मेरा सवाल आपके सामने मैंने ब्रेक पे जाने से पहले रखा था कि इस सिस्टम में बेहतरी के लिए हमें मज़ीद कितना वक्त दरकार है, हमारी सियासी जमातों को, हमारे सियासी लीडरान को, या कुछ और। इस मुल्क की 64% आबादी जो है ना वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। क्या नौजवान भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं पोलिटिकल सिस्टम में दाखिल होकर आने वाले टाइम में और इस निज़ाम को चेंज कर सकते हैं? मुझे ज़ाती तौर पर कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। देखें तनोली साहब, मेरा ख्याल है कि नाउमीदी तो नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि नौजवान नस्ल तक जो इस मुल्क के अंदर कर रही है, जो सिस्टम उन्होंने अपनाया है, उसको दामन हर वक्त पकड़े रखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। दुनिया के जिन ममालिक ने तरक्की की है, जहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं, उनको कई साल लगे हैं।
और आप पाकिस्तान की हिस्ट्री 74 साल की हिस्ट्री है, फिर जैसे हालात यहाँ पे रहे हैं, फिर जैसी पॉलिटिकल लोग यहाँ पे रहे हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो जहाँ से निकल के आए हैं, ये सारी चीज़ें अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें नाउमीद हो जाना चाहिए। जरूर बेहतरी आएगी, सिस्टम कितना टाइम बिल्कुल बेहतरी हम लोग आएगी। चाइना की एग्जांपल्स देते हैं ना, देखिए, चाइना बिल्कुल। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त राज कर रहा है, वो सुपर पावर है, तो मामलात ये हैं कि देखिए, उसने पाकिस्तान के बाद आज़ादी हासिल की बेहतरी है। आएगी। आपने चाइना की मिसाल दी, आप देखें चाइना की तारीख देख लें, चाइना ने कब तरक्की शुरू की, उनको एक लीडर मैसर आ गया ना। हमारे पास एक अच्छा लीडर अभी तक हमें मैसर नहीं हुआ। लोग तो खान साहब से लोगों उम्मीदें लगा के के पास बैठे ना, खान लोगों साहब के पास देखें लीडर, वो लीडर हैं। बाज़ दफ़ा अगर हम तारीख में जाएं तो कहते हैं जी 70 में लीडर एक आया था, उसने लोगों को होप दिलाई थी और लोग उसके साथ दीवानावार चले थे, ठीक है, लेकिन वो भी डिलीवर उस तरह नहीं कर सके, जो चीज़ें वो लेके चले थे उस तरह वो नहीं हो सकी, ठीक है ना। जैसे वो जागीरदारी के ख़िलाफ़, निज़ाम के ख़िलाफ़ चले थे, जैसे वो ज़मीनों की हारियों के बारे में या लोग चले थे, ज़मीनों की तकसीम के हवाले से चले थे, जो माशरे को जिस सिस्टम की तरफ लेके जाना चाहते थे वो उसमें कामयाब उसमें भी नहीं हुए। उसके बाद एक नई होप आई जब इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब के आने से भी हुआ, इमरान खान साहब के दौर में भी उसके बाद जो हुआ वो एक अलहदा, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। अभी देखें, अभी नौजवान उनके साथ नस्ल जो है लोगों ना, की बड़ी तादाद मौजूद है, देखिए, लोग उन पर अभी- ट्रस्ट करते हैं, अभी- वो समझते हैं कि वही आखिरी लीडर हैं इस मुल्क के। देखें अभी वो लोग जो तारीख से वाकिफ़ नहीं है, शायद उन्होंने माजी की तारीख को उस तरह पढ़ा नहीं है, अगर वो पढ़ लें तो उनको समझ आ जाए कि ये कितना दुरुस्त है और कितना गलत है। लेकिन मैं मायूस इस वजह से नहीं हूँ कि नौजवान हर दौर में हरावल दस्ता रहे हैं और उन्होंने तब्दीलियाँ लाई हैं। देखिए डे फर्स्ट से लेकर 1947 के बाद से लेकर आज तक, जब आप 2022 का एंड करने जा रहे हैं, आप समझते ना कि हमने कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट आज की का है। नौजवान अगर 4 बजे सोया उठेगा तो वो रात सारी मोबाइल पे गुजारेगा, सर, तो वो कैसे डिलीवर करेगा? वो एक अलहदा सूरत हाल है। लेकिन देखें आप है अभी तो सही अभी ना। कह रहे थे कि जी शऊर तो हुआ ना, शऊर तो आया ना, आप तरक्की की तरफ हमने सफ़र तो तय टेक्नोलॉजी कर से लिया ना। शऊर आया, टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन के से शऊर इस्तेमाल आया, से। तरक्की की तरफ सफ़र तय हुआ आहिस्ता आहिस्ता। अभी देखें वो चीज़ें जो आज से 10-15 साल पहले आप टीवी पर या मीडिया में बैठकर नहीं कह सकते थे, अब आप कहना शुरू हो गए हैं। अभी उसको थोड़ा सा सलीके के साथ कहने की ज़रूरत है, या उसको ट्रैक पर चढ़ाने की ज़रूरत है, या लोगों को बताने की ज़रूरत है। जैसे पहले हम कोई बात करने से पहले सोच लेते थे कि हमारे मुंह से जो लफ्ज़ निकलेगा उसका माशरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। शायद अभी जो नई नस्ल है वो इसको नहीं सोचती है। हम जिस तरह अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करते थे, जिस तरह उनके लिए रवायात को लेकर चलते थे, शायद उस तरह हम उसमें थोड़ा सा नीचे गए हैं। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, आने वाली हमारी नस्ल जो है वो बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएगी अगर उनको एक अच्छा लीडर मैसर आ गया, एक वो लीडर जो ग्रास रूट लेवल जुल्फ़िकार शिकनी साहब, अच्छा लीडर मुयस्सर आ जाना। अच्छा लीडर तो इस वक्त मुल्क की जो बड़ी तादाद है वो कहती है कि खान साहब, नौजवानों की बात करूँ, इमरान खान साहब एक अच्छे लीडर हैं। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अच्छे लीडर हैं। आसिफ अली जरदारी की बात करें, बिलावल भुट्टो जरदारी, जो पॉलिटिकल जिनकी एफिलिएशन है, जो अपनी जमातों से कहते हैं ना जुनून की हद तक प्यार करते हैं, जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जियाला कहा जाता है, वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत अच्छा लीडर है। आसिफ अली जरदारी और मुहतरमा की जो पार्टी, हम लोग उसके साथ चलेंगे। तो फिर ये जो तकसीम है, ये जो मामला है, हम किसको अच्छा मानेंगे? और इसके अलावा कोई और भी अच्छा, इनसे भी अच्छा कोई खलाई मखलूक जो है वो आ सकती है? मतलब कि हम नहीं लोग प्रोड्यूस करने हैं ना। नहीं, देखें कोई खलाई मखलूक तो आ तो नहीं सकते, मतलब करना हमने ही है। हाँ। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि जिस तरह लोग जो है ना खान साहब को मतलब बड़ा वो करते हैं, उनकी जो तकरीरों से तो यूथ जो है बड़ा मुतासिर है। लेकिन बदकिस्मती मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में अगर बदतमीज़ी की सियासत को अगर परवान चढ़ी है ना, ये खान साहब के ही जो है ना वो टेन्योर में ज़्यादा चला है। तो अब अगर फ्यूचर में देखा जाए तो कहते हैं पहले भी बहुत कुछ होता था, लेकिन मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो चीज़ें इतनी आम नहीं होती थी। आजकल चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। आम नहीं होते थे, बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरह आमिर साहब कह रहे, जो कुछ बात करने आप एक तमीज़ के दायरे में रहते हुए, मतलब एक आप अपनी जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते थे। चले अगर कुछ पहले भी था तो इतने नहीं थे जो अब इस वक्त चल रहे हैं, ठीक है ना, बिला तहकीक। अगर अगर आपके नज़रियात के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ तो अगर कोई फ़ीमेल करते हैं तो आप उसके घर वालों तक पहुंच जाता है। ये मेरे ख्याल से पहले कम से कम नहीं थे। तो उम्मीद को जो है ना आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह जो आने वाली नस्ल है उसके लिए, जिस तरह आपने बताया टेक्नोलॉजी के ज़रिए जिस तरह का शऊर यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो इंशाल्लाह बेहतर होगा और पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आएंगे।
क्योंकि अब तक जो है ना, जिस तरह पहले आपको बताया कि हमारे माँ बाप भी पॉलिटिक्स को इतने मतलब अपने बच्चों के सामने गंदा प्रेजेंट किया हुआ है, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि मतलब मेरा बेटा या बेटी जो है ना वो पॉलिटिक्स में जाए। वो आर्मी ऑफिसर्स या डिफरेंट शोबों में थे। जिस दिन मतलब ये शऊर पैदा हो जाए और अच्छे मतलब घर से मतलब अच्छे लोगों को अगर पॉलिटिक्स की तरफ आप भेजेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें उम्मीद की जा सकती है। अनवर रज़ा साहब, बात हो रही है तहज़ीब, अखलाकियात और रवायात की, और तहज़ीब, अखलाकियात, रवायात हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताए हैं, हमें सिखाए हैं और हमें पता है, हम उसके ऊपर अमल करते हैं जहाँ तक हमसे मुमकिन है। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं। अब क्योंकि बात इस तरफ चल पड़ी है, तो मैं कल होने वाले जलसे के, कल होने वाले जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो 15वीं बरसी मनाई गई गढ़ी खुदा बख्श में, वहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि, और उनकी अगर हम लोग तहज़ीब, रवायात और अखलाकियात की बात करें ना, उनकी उम्र का अगर हम लोग तयन करें तो उनसे उम्र में वो आधी उम्र के भी नहीं है बिलावल। उन्होंने जिस अंदाज में उनको मुखातिब किया कि पार्लियामान में आ जाओ, नहीं आओगे तो संगीन नतायज की धमकियां भी दी गई। वो संगीन नतायज की धमकियों का नहीं तो फिर नायब का इस्तेमाल हम लोग नहीं करना चाहते। तो ये मामला किस तरफ जाएगा? अखलाकियात की बात तो हम लोग फिर दोनों तरफ से उम्मीद करते हैं ना। देखिए कैसर साहब, यही हम सियासी पुख्तगी की बात कर रहे हैं कि ये सियासी पुख्तगी ना होने की वजह से आज हालात इस नहज पर पहुँचे हैं। बिल्कुल सियासत में रवादारी बड़ी ज़रूरी है, और माजी में हमने देखा कि बड़े कदर शख्सियात थी जो कम अज़ कम लिहाज रखते थे, एक दूसरे को पता होता था कि हमने फेस करना है। अब वो नहीं रहा। अगर आप सियासी शऊर की बात करते हैं तो डेफिनेटली लोगों में, नौजवान नस्ल में अब ये शऊर आया है। मुझे बताएं, मुझे अभी बैठे बैठे एक ज़हन में बात आ रही थी कि जो अनटचेबल है उनकी बात की जाती है, वो भी अब कानून के शिकंजे में आते हैं। लोग कम अज़ कम अगर वो कोई कानून से भलातर भी खुद को समझता है तो लोग उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये मिसालें मौजूद हैं, कई मिसालें मैं दे सकता हूँ आपको पिछले 5 बरस की। अच्छा, ये तब्दीली है, वरना आप बताइए कि आप कभी किसी साबिक आर्मी चीफ़ का नाम ले सकते थे? नेवर एवर, कभी नहीं था। आप कभी आसिफ अली जरदारी की, इमरान खान की, नवाज शरीफ की, उनके बच्चों की बात कर सकते थे? कभी नहीं। लेकिन ये शऊर आया ना, तो अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आएगी। आपको पता है कि इर्तिकाई मराइल में गलतियाँ भी होती हैं, इंसान सीखता भी है। तब्दीली जब आती है तो उसमें वक्त लगता है। हम अच्छी उम्मीद रख सकते हैं और हम अच्छे सफ़र की तरफ। मैंने वही बात की ना कि कल जो गढ़ी खुदा बख्श के जो मनाजिर थे, हर जमात के, मैंने कहा कि उसके चाहने वालों के लिए उसका लीडर अच्छा लीडर है, हर जमात के। वहाँ पर कोई शख्स ऐसा नहीं था या कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो किसी और सियासी जमात या किसी सियासी लीडर के बारे में सोचता भी होगा। वो उसी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सपोर्टर था, वो उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सपोर्टर था, वो उसी आसिफ अली ज़रदारी का सपोर्टर था, और वोटर था वही बिलावल का वोटर सपोर्टर था। तो हम को फिर आगे तो बढ़ना है ना। ये किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी की जो हैसियत है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। देखिए तनवीर साहब, जहाँ तक बात है ना कि एक दूसरे के को बर्दाश्त करने की और अखलाकियात की बात है, मैं बताऊँ जो सियासी जमातों में और आप पब्लिकली भी ना, अब लोग इस बात पे डिबेट करते हैं कि यार ये खान साहब ने या बिलावल भुट्टो ने, उनके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल उन्हें नहीं करने चाहिए थे। ये अगर आपका अपोनेंट भी है ना तो ये बात वो ज़रूर करता है। हाँ, उसमें अखलाकी ज़रूरत नहीं होती कि ये बात अपने लीडर के सामने करे, क्योंकि उसे पता है कि जब मैं अपने लीडर के सामने ये बात करूँगा तो मुमकिन है आइंदा आम इंतखाबात में मुझे टिकट ना मिले और मैं इनके गज़ब का निशाना बन जाऊँ। लेकिन लोग कम अज़ कम बात करना शुरू कर दिया और लोगों ने इसको निगलेक्ट करना भी शुरू कर दिया। लोग इस पर बात भी करते हैं, तो यही तब्दीली की एक निशानी है, होनी भी चाहिए। हम भी बात करते हैं, देखिए ना, हम वरना जो मीडिया में बैठे लोग थे तो हम इस पर इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे। अब हम कहते हैं कि खान साहब को ये बात किसी लीडर के बारे में नहीं करनी चाहिए। बिलावल साहब को अभी आप कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए डिस्कस हो रहा है, देखिए, ये बात उन तक पहुंचती है। की बात नहीं, ये पहुंचती है। का भी हम लोग बात वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये बात अब उन तक भी पहुंचती है कि ये क्रिटिसिज्म होता है उन पर, लोग इसको अच्छा नहीं समझते और ये बातें मीडिया में डिस्कस होती हैं और होनी भी चाहिए। यही वजह है, इस तरह ही उनका रास्ता रुकेगा। वो एक दूसरे को कुशन देंगे, बर्दाश्त करेंगे, सियासी कल्चर को अच्छा माहौल पर जब देंगे तो आगे भी बढ़ सकेंगे। अगर देखिए अब पहले की निस्बत कम हुआ ना, आप देखिए कि इमरान खान साहब भी अब अपनी कोई गुफ्तगू कुछ ना कुछ चले मोहतात अंदाज में करते हैं, कुछ बेहतरी आई है। बहुत से लोग कहते हैं कि अब उनको समझ आ गई कि ये चीज़ें हमारे अगेंस्ट जा रही हैं, दैट्स वाई उन्होंने थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी तब्दील की है। बिलावल ने कल एक और बात भी की, उन्होंने कहा जी कि हम लोग नहीं चाहते कि नैब आपके खिलाफ इस्तेमाल हो, और हम लोग नहीं चाहते कि साबिक जो खातून अव्वल हैं वो बच्चों को लेके आप जेल में और बाहर चक्कर लगा रही हों। उन्होंने ज़ाहिर बात है इसको लिंक किया अपनी वालदा मोहतरमा के साथ कि जो उन्होंने सख्तियाँ और जो उस टाइम के हालात उन्होंने फेस किए वो आप ना करें। लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए मामलात बहुत ख़राब हैं।
देखिए, बात आपकी ठीक है जो आप कह रहे हैं। बिलावल ने कहा रात जिस बात का जिक्र किया, बिलावल खुद भी उसका विक्टिम है। बिलावल छोटे बड़े मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो उन्होंने हाँ, चीज़ें अपनी वालिदा के साथ तो लिंक की। वो खुद अपने बाप को मिलने जेल जाया करता था। मुझे वो तस्वीर शायद बहुत से लोगों को याद होगी जब मोहतरमा ने दोनों साइड पे बच्चों की उंगलियां पकड़ी थी और वो जेल के गेट से आसफ और बाहर आ बिलावल रहे दोनों थे। साथ थे। और इसलिए उसने उस तनाज़र से बात की। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इसको इस एंगल से अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए कि आसफ बिलावल साहब ने ये कहा है कि आप पार्लियामेंट के अंदर आएँ, अपना रोल वो तो प्ले कहते हैं करें। कि वो उनका और इख्तियार हम नहीं, नहीं प्राइम चाहते, मिनिस्टर का इस्तेकाक है, उनको बुलाएं और आएं। हम नहीं चाहते कि आपको उस सूरत हाल का सामना करना पड़े जो हमें करना पड़ा। मतलब बिलावल का ये एक स्टैंड है। अब दूसरी तरफ ये बात है कि उन्होंने कहा कि जी नैब इस्तेमाल हो या दूसरी बात हो, नैब को हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। आपने भी देखा जब से इसका ये अदारा बना, जनरल मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ तो उसके बाद हर एक ने उसको के लिए इस्तेमाल किया। मुशर्रफ के दौर में हुआ, नवाज़ शरीफ के दौर में हुआ, उसके अलावा पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ और उसके बाद इमरान खान के दौर में भी ये हुआ। मेरा ख्याल है कि अगर ये सोच पैदा हो गई है कि हमें नैब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप पार्लियामान के अंदर आएँ, वहाँ आगे अपना रोल प्ले करें, क्योंकि ऐसी कुव्वतें आज भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं। कल आपने शाह महमूद कुरैशी साहब को सुना, उन्होंने कहा जी कि हम जा सकते हैं लेकिन संजीदा हों पहले बात करने के लिए। मतलब कि रवैया हमें तब्दील होता नज़र आ रहा है और शायद ये आने वाले दिनों में कोई ऐसा फैसला हो जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर एक की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, पॉलिटिक्स होती है, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। पॉलिटिक्स में अगर आपने रहना है और सियासत आपने करनी है तो मुज़ाकरात के दरवाजे, गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए और ना बंद किए जाते हैं। अगर आप माजी में जाएं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से एक दफ़ा पूछा गया शहीद से, तो उन्होंने कहा कि आपकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल गलती कौन सी? तो उन्होंने कहा मेरी वो गलती जब मैंने इलेक्शन का बाइकआउट किया और उसके बाद मैंने सोचा कि दोबारा इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। उसके बाद जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एक स्टेज पर इलेक्शन का बाइकआउट करने गए तो आसिफ जरदारी साहब उनके पास गए और उन्होंने उनको कहा कि यार आप इलेक्शन का बाइकआउट ना करें, आप सिस्टम के अंदर रहें। आप सिस्टम के अंदर रहकर बात करेंगे तो सिस्टम मजबूत होगा। अगर आप पार्लियामान के अंदर आकर बात करेंगे तो फिर देखें, पहले भी जब आप धरना दिया, इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के सामने 2 डेज़ धरना दिया, उसके बाद आपको फिर पार्लियामेंट में वापस जाना पड़ा और आपने फिर उसको दोहराया और आप फिर रिज़ाइन करके वापस आए। मैं समझता हूँ अगर इमरान खान रिज़ाइन करके असम्बली से बाहर ना आते तो वो ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर तरीके से अपनी बात कर सकते थे। वहीं पे भी रुका हुआ ना, आज भी हम लोग इस्तीफों की तस्दीक के लिए राजा परवेज़ अशरफ साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली उनसे रब्ता किया गया, लेकिन साफ इनकार है। वो कहते हैं कि एक शख्स आए मेरे पास तो उसके बाद इस्तीफ़ा कबूल किया जाएगा। जुल्फ़िकार शेखी साहब आपसे बात करूँगा, लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हो जाता है, एक वक्फे का वक्फा लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद तो फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर और नेशनल प्रेस क्लब में हम लोग मौजूद हैं। जर्नलिस्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद है और जुल्फ़िकार शेखी साहब, हमने बात की कि आज भी कोशिश की गई कि जो है वो पेश हों स्पीकर साहब के सामने और स्पीकर साहब के इस्तीफ़ों की तस्दीक वाला जो मामला है उस हवाले से, लेकिन वो तो पहले ही कह चुके हैं कि यार ये मामला ऐसे नहीं आगे बढ़ेगा, आपको एक एक करके आना होगा। और बहुत सारी जगहों से बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ भी राब्ते में हैं, हमारे उनके साथ अच्छे मामलात हैं, उनसे बातचीत होती है, पॉलिटिकल जो हमारे मुल्क के अंदर हालात चलते हैं। ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। बहुत सारे लोग तस्दीक नहीं करवाना चाहते या बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि वो असम्बली से बाहर जाए। देखें, बहुत से ये जो अभी खान साहब ने जो एक डिसीजन दिए हैं, मैं अपने हिसाब से ये समझता हूँ कि ये उसका एक पॉलिटिकली जो है ना वो बहुत गलत एक उन्होंने डिसीजन लिया था। उनको चाहिए था कि जो कुछ भी उन्होंने जो है ना अपोजिशन के साथ फाइट करना था वो विद इन पार्लियामेंट बैठ के वहीं पे करते हैं। सियासतदानों को हमेशा से कोशिश करनी चाहिए कि जो सियासत का जो भी मामलात है वो अदालतों के ज़रिए या इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए अपने मामला तय करने के बजाय विद इन पार्लियामेंट बैठ के पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए काम करें। तो उस पे जाके फिर ये मुस्तकबिल में सियासतदान भी और सियासी इंस्टीट्यूशन भी जो है ना वो मजबूत हो सकते। मुझे समझ नहीं आई, कल भी खान साहब ने खिताब किया और खान साहब ने कहा जी कि हमारी जो ISI है वो बेहतरीन एजेंसी है और दुनिया के अंदर उसका एक नाम है और बेहतरीन काम करते हैं वो लोग,
लेकिन उसको जो है ना एहतसाब के लिए आगे आना होगा, एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाना होगा। तो मैंने कहा उनका काम एहतसाब से क्या लेना देना है। तो ये बार बार उनको एहतसाबी अमल में शामिल करना, उनको दावत देना, तो हम लोग इस चीज़ से निकल क्यों नहीं पा रहे, या खान साहब क्यों नहीं निकल पा रहे? खान साहब को लगता नहीं है कि वो इतने मकबूल हैं, इतने मजबूत हैं कि उनकी बगैर मदद के भी वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? नहीं, खान साहब को भी जो है ना अंदाज़ा है कि वो किन के थ्रू मतलब इस पॉलिटिक्स में आए थे और अब तक के जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे आए थे। तो खान साहब का भी सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जो रात को बात करते हैं वो सुबह उसका चेंज होता है, जिसकी वजह से अब जो है ना लोग तो जो है ना उसकी जो है ना तब्दीली के या जो भी उसके जो नारे हैं उस पर तो अब जो है जो यूथ जो है ना उस पर अभी जो है ना वो बिलीव नहीं करते। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तरफ जो है ना सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट के और ये जो एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ बातें भी करते हैं और रातों को जाके जो है ना ये मिलते भी है। और उसकी सबसे बड़ी वजूहात मैंने शुरू में आपको बताया कि नज़रियाती जो सियासतदानों की तो कमी, मैं ये समझता हूँ जुल्फ़िकार साहब, मिलने वालों का कसूर ज़्यादा है ना मिले ना। हाँ बिल्कुल, वो उसमें यह है कि जब तक आप पे कुछ ना कुछ फॉल्ट नहीं होते आप ब्लैकमेल नहीं हो सकते। इसलिए जो है ना जितने भी अब तक के आप पॉलिटिक्स में देखें तो नज़रियाती लोगों की कमी और जो सरमाएदार और लैंडलॉर्ड्स जो है ना वो आगे है ज़्यादा। अनुराग साहब, ये बात आपसे भी मैं करूंगा कि खान साहब की जो बात मैंने कल सुनी वो ये कह रहे थे कि एहतसाब के लिए इनको आगे बढ़ना होगा, एहतसाब के लिए आगे आना होगा। तो ये मामला खान साहब को वाकई लगता है कि कोई और रास्ता उनके पास नहीं है, या वो वोट की पर्ची से या आवाम की ताकत से जिसका वो नारा लगाते हैं कि बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पाकिस्तान की मेरे साथ है, और है भी, बहुत से लोग हैं भी, लेकिन इलेक्शन करवाए जाएंगे, लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, इनको ख़तरा है कि इलेक्शन हार जाएंगे, मैं 2 तारीख एक्सेस लेके दोबारा हुकूमत बना सकूँगा। तो फिर उन लोगों को आगे बुलाना, दावत देना, या आप आएँ, जबकि वो कह चुके हैं कि हम लोग न्यूट्रल हो चुके हैं। और ये न्यूट्रल कब तक न्यूट्रल रहेंगे? देखें, एक तो ये गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच होती है कि आप अपने मामलात में किसी तीसरे फरीक को शामिल करें। ठीक है, मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए अगर कोई तीसरा फरीक आपके साथ शामिल है तो दुरुस्त। तो यही तो गलतियाँ माजी में भी होती रही ना, तो उसका नुकसान उठाना पड़ा मुल्क को। देखिए ना, अब अगर आप ये कहें कि ISI जो है वो एहतसाब करेगी तो ये दुरुस्त नहीं है। देखिए, आपके इदारे मौजूद है, सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास मौजूद हैं, नैब का इदारा मौजूद है, आप उसे इतना एम्पावर कीजिए, मजबूत कीजिए कि वो खुद से जो करप्ट लोग हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, सियासतदान हैं, जर्नैल हैं, उनका एहतसाब कर सके। लेकिन आप एहतसाब के लिए अगर ISI को या फ़ौज को बुलाएंगे तो ये रविश और ये रवैया दुरुस्त नहीं है। इसी वजह से वो कहते हैं मुझे इन्फॉर्मेशन देते थे कि ये फलाना चोर है, फलाना डाकू है, फलाने की फाइलें लेके आते थे। साहब ये देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है ना, उसको IB, ISI, MI, आपने अगर कोई करप्शन किया तो उसकी फ़ाइल आपके पास देंगे कि ये जी तनोली साहब ने यहाँ पे ये फ्रॉड किया, ये करप्शन किया, ये उसकी फ़ाइल है, ये MNA है, ये MP है, या मिनिस्टर हैं, तो इसके खिलाफ अब उस पर कार्रवाई करना आपका काम है। खान साहब के दौर में मैं आपको बता सकता हूँ बहुत सारी इंटेलिजेंस जो इतलात थी वो थी कि आपके वज़रा ये काम कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, करप्शन में इन्वॉल्व हैं, और उस पर कार्रवाई ISI ने करनी थी या खान साहब ने करनी थी। देखो ना, जब आप हुकूमत में होते हैं उस वक्त आपको ये चीज़ें याद नहीं आती, लेकिन जब आप अपोजिशन में जाते हैं फिर आप ISI, MI को और फ़ौज को बुलाते हैं। ये रवैया दुरुस्त नहीं है कि आप अपने मामलात के लिए या अपने अपोनेंट को दबाने के लिए, प्रेस करने के लिए आप फ़ौज का सहारा लें या किसी भी इदारे का सहारा लें, इवन वो नैब भी हो, FIA भी हो, ये भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर तो कुछ जेन्युइन केसेस हैं तो उसके कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाइए, उसको प्रूव करने दीजिए, अगर तो वो गिल्टी हुआ तो सज़ा पाएगा, कोई भी शख्स हो तो। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब जब वो कह रहे हैं कि हम एपॉलिटिकल रहना चाहते हैं तो उन्हें रहने दीजिए। अगर उन्हें क्लेम किया और पब्लिक इसको फोर्स करिए कि इन्हें एपॉलिटिकल रहना चाहिए तो रहने दीजिए ना, आप उन्हें क्यों फिर सियासत में वापस लाना चाहते हैं? देखिए, ये रविश दुरुस्त नहीं है कि मुझे इक़्तिदार दिलवाने के लिए या कुछ भी कर जाओ, इनको हटाने के लिए, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनका एहतसाब आप कीजिए। भाई, जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, आपको इंटेलिजेंस इतलात थी आपके वज़रा से मुतालिक भी, आपने उनका क्या किया? वो कहते नहीं करने दिया। वो कहते हैं कि अब जो अमेरिका की बात कर रहे थे कि उनकी गवर्नमेंट जो है अमेरिका ने गिराई, वो तो आपको पता है कागज़ भी लहरा रहे थे और वो जो साइफर था वो भी दिखा रहे थे सबको। तो वो अब ये कहते हैं कि उस वक्त भी ये कह रहे थे कि अमेरिका ये सब कुछ करने जा रहा है, आप अमेरिका को अच्छी नहीं लगती, अमेरिका चाहता है कि इमरान खान को हटा दिया जाए। अब इस बयानी में भी तब्दीली आई है। न्यूट्रल कब तक ऐसे माहौल में न्यूट्रल रह सकते हैं? बट साहब देखिए, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स ने खुद इन्वॉल्व किया न्यूट्रल्स को, जिन हालांकि वो खुद भी चाहते थे। वो बाज़ मामलात में बाज़ ऐसे आए हैं जो खुद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया है बतौर अदारा। उन्होंने अदारे की साख को भी मुतासर करवाया इन सियासी मामलात में, अपने आप को उलझागा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हम नहीं इन्वॉल्व होना चाहते तो उनको ना करें। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि अभी तक पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और उनकी लीडरशिप को ये बात समझ क्यों नहीं आई।
वो क्यों आज भी इक़्तिदार हासिल करने के लिए उसी सीढ़ी को इस्तेमाल करना चाहते हैं जहाँ से वो पहले चढ़े भी हैं और वहाँ से वो गिरे भी हैं। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आई कि वो क्यों खान साहब ऐसा कह रहे हैं। खान साहब को तो ये चाहिए था कि वो जैसे एक नई चीज़ को नया पाकिस्तान बनाने जा रहे थे तो नए पाकिस्तान में ये भी बनाते कि आप उस अदारे को गैर जानबदार रहने दें, उनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना करें। एहतसाब के लिए आपके पास जुडिशरी मौजूद है, आप जुडिशरी को मजबूत करें। आपके पास हुकूमत के अदारे मौजूद हैं जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये केसेस जो हैं वो जुडिशरी में भेजें और जुडिशरी उनको फैसला करे, या उसके अलावा आप कोई नया अदारा ऐसा जुडिशरी का बना लें जो आइनी अदारा बना लें या ऐसे अदारे बना लें जहाँ जो करप्शन के केसेस हैं तेजी से आगे बढ़े बना लें। लेकिन आप एक ऐसे अदारे को जिसको हर अपोजिशन ने तनकीद का निशाना बनाया, एक ऐसे अदारे को जिसको हर अपोजिशन ने तनकीद का बनाया, जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और आज वो अपोजिशन में रहकर करेंगे जी आप उसी को दे दें एहतसाब, आप उसी को एहतसाब दे दें। हालांकि अपोजिशन में रहकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसी अदारे को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया कि जी वो विक्टिमाइजेशन करते हैं, जी वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, जी वो बंदे लेके जाते हैं इजलास पूरा बिल मंजूर करवाने के लिए, वो बंदे लेके जाते हैं, जी ऐसा करते हैं। जुल्फ़िकार शिकरी साहब, किसी न किसी शक्ल में हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की सियासत में रही है पाकिस्तान बनने से लेके आज तक, लेकिन कहते हैं कि इतना बैडली एक्सपोज सिर्फ खान साहब नहीं किया। एक्सपोज करने से मुराद ये है कि खान साहब अब किस मुंह से ये कहेंगे कि यार इनको सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए या नहीं इनको किसी मामले में आना चाहिए। जिस तरह से खुद बुलाते हैं, कल अगर हुकूमत बना रहे तो फिर कहेंगे नहीं यार इनकी मदद हमें चाहिए, फलानी जगह पर चाहिए, फलानी जगह पर हमें इंजीनियरिंग करनी है, तो वो कैसे कहेंगे? क्योंकि उन्हीं के दौर में उनको लाने वाले भी और साबित शुदा बहुत सी जगहों पर चीज़ें अब ओपन हो गई हैं कि उनको कहाँ पर कैसी मदद फराम की गई 2018 के इंतखाबात में उनकी हुकूमत बनाने में। आज वो खान साहब उनको बुरा भला कह रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं, तो कल अगर दोबारा खान साहब हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं और फिर कोई ऐसी मदद ले लेते हैं या तो अपने आप को किधर देखेंगे, किधर खड़े होंगे, फिर कैसे आगे इस मुल्क की आवाम को फेस करेंगे? देखें, खान साहब की जो सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने एक लिहाज से जिस तरह उसकी बातों से लगता है कि उसने एहसान फरामोशी की भी एक इंतहा की है। कि जिस तरह पहले जनरल बाजवा साहब या जितने भी न्यूट्रल्स के जो इदारे हैं उनकी बड़ी तारीफ़ों की जो है ना वो लंबे वो बांधते थे। अब जब वो हुकूमत से बाहर हो गए तो उनको जो एक्सपोज करने वाली बात है, अब एक वक्त था कि जो पश्तीन के जो नारे थे अब आपके लाहौर के लिबर्टी में लग रहे हैं, तो न्यूट्रल और इदारों को भी सोचना चाहिए कि भाई हम किस तरफ जा रहे हैं और अपने साथ को बचाने के लिए उनको भी अपने ऊपर जो है ना नज़रसानी करनी चाहिए। आपने सुना तो है ना मुझे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में अमन की बात की है, वो अमन हमारा अमन है ना, वो इस मुल्क का अमन है और उसमें आपको वो अमन चाहिए, बट साहब को चाहिए, अनवर रज़ा को चाहिए, कैसर तनौली को चाहिए, इस मुल्क के हर आदमी को अमन चाहिए। हमने बहुत सुकून के दिन गुजारे हैं, उसके लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी थी और जानी और माली नुकसान बर्दाश्त किया है, वो इस मुल्क ने किया ना, इस मुल्क के लोगों ने किया, इस मुल्क के जवानों ने किया है। तो मज़ीद हम लोग ऐसी टेंशन नहीं चाहते हैं, हम लोग अमन चाहते हैं। देखिए, अब पाकिस्तान का इस वक्त का जो बच्चा भी यही सोचता है कि भाई जो इदारे हैं या जो पॉलिटिशियंस है, जो जुडिशरी है, वो आप अपना खेल जो है ना एंड कर दें। अब पाकिस्तान के अवाम को अगर चाहिए तो तरक्की चाहिए, खुशहाली चाहिए, ठीक है, अमन और अमान चाहिए, लेकिन ये जो है ना कम से कम हमसायों के साथ भी जो है ना आपका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा आप लोगों को पैदा करना चाहिए, बजाय जो है ना आप किसी और का खेल जो है ना आप खेलते रहे अपने हमसायों के साथ। अनवर साहब, आप प्रेसिडेंट है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आमिर भट्ट साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जुल्फ़िकार शिकरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। हमने कोशिश की है कि हम लोग इस मुल्क की जो पॉलिटिक्स है उसको डिस्कस कर सकें और जो हमारे पास जो आने वाले दिनों में जो हालात बेहतर हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, उस हवाले से भी बात कर सकें। और ख़ास तौर पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो ये है कि जिस तरह से हमने इदारों को, जिस तरह से जुल्फ़िकार शिकरी साहब ने कहा कि लिबर्टी में ले आए हैं, लिबर्टी से अब वो बातें होना शुरू हो गई हैं, लिबर्टी चौक्स में लोग ये बातें करना शुरू हो गए हैं, तो उससे ज़ाहिर बात है इदारों की साख ख़राब होती है, इदारे कमज़ोर होते हैं। तो हमने कभी भी इस मुल्क के इदारों को कमज़ोर नहीं होने देना, ना कमज़ोर करने की बात करनी है, ताकि क्योंकि वो इस मुल्क के अमन के मुहाफ़िज़ हैं और इस मुल्क के अंदर अमन होगा, खुशहाली होगी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा फोकस्ड हमारा ये मामला है कि हमें अपने दुश्मनों के ऊपर नज़र रखनी है। और खान साहब ने फिर कल कहा कि हमें अमेरिका के लिए कोई और जंग नहीं लड़नी, हमें किसी के लिए कोई जंग नहीं लड़नी, हमने अपनी बका, अपनी सलामती की जंग लड़नी है, अपनी मैशत को बेहतर करने के लिए जंग लड़नी है, वो हमने खुद लड़नी है। तो इसलिए अपने मामलात को सबसे पहले रखना है और ताकि
इस मुल्क के लोग खुशहाल हो सकें। इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है, महंगाई बहुत अरूज पर है, आवाम तंग है, परेशान है, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है कि ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।